A very good morning to all my dear students. As we know that we were discussing about the chapter that was admission of department. Myself now Bahar and subject 12th accountancy, and we are discussing about admission of department. हम ये चैप्टर कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. देखो जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से टू यू दैट what is the concept of admission of a partner, and in this chapter we are going to discuss that when new partner is admitted into the firm, then what will be the change, in the books of accounts of the old partners along with the new partner who is admitted in the partnership firm. और इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे बड़ा बेटा, जो 8 नंबर में क्वेश्चन आता है उसमें क्या कंटेंट्स हैं. देखो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो, sacrificing and new ratios. After that, second concept was treatment of goodwill. Third concept is revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. And for this we are going to prepare revaluation account. Next concept is treatment of reserves, profits, etc. etc. and losses. This concept we have already discussed, the treatment of contingency reserve, retaining earnings, etc. Next, we are to prepare partners capital account. Partners capital accounts. Then adjustment of partners capital. Concept of hidden goodwill. And when balance sheet is not given, when balance sheet is not given, when loan is treated as capital of new partner, etc. देखिए बेटा, जब हम लेंथ क्वेश्चन करेंगे, बड़ा 8 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमारे कंसेप्ट है. सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो. फिर हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो मैंने आपको करवा दिया है. इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये भी हमने कर लिया है. आज का जो कंसेप्ट है वो ये रहेगा, और ये कंसेप्ट होगा हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फर्स्ट है रेशियो, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड कंसेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. Next step is preparation of partners capital account. Then we are to make some adjustment regarding capitals of the partners. Then hidden goodwill, when goodwill of new partner that is not given, that how much amount is deemed by the new partners as a goodwill,
that was not given, or that will not be given in the question. We have to calculate that. And when balance sheet is not, sometimes balance sheet of all partners that is not given in the question, in the statement, then first of all we have to prepare the new balance sheet. And when loan is stated as the capital of new partner, suppose जो पार्टनर आया है उसने फर्म को लोन दे रखा है पहले ऑलरेडी, देन ही इज एडमिटेड, उसके बाद वो एडमिट होता है, देन हीज लोन इज स्टेटेड एज हिज कैपिटल, तो उसकी लोन को कैपिटल समझेंगे। तो बेटा ये कुछ कैलकुलेशन है जो हमारी इस तरीके से हमें करना है, आज हम करेंगे। सबसे पहले हमने कर दिया रेशियो, सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम ये कर चुके रिजर्व सरप्लस। आज का कंसेप्ट है ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो बेटा इसमें क्वेश्चन क्या है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है ना, तो ओल्ड पार्टनर्स एंड विद द कंसेंट ऑफ न्यू पार्टनर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे आर टू बी रिवैल्यूड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा वो जितने हिस्से के लिए भी आएगा वो कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस पे। जितनी कैपिटल फर्म में लगी हुई होगी ए और बी की या पुराने पार्टनर्स की, उसमें जितने हिस्से के लिए वो आएगा उतनी ही वो कैपिटल देगा। तो कितनी कैपिटल लगी हुई है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन हमने एक कंसेप्ट किया था कि एक प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट था कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज या एसेट्स जब भी खरीदी जाती है सच एज फिक्स्ड एसेट्स, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दी जाती है। जैसे 5 साल पहले लैंड खरीदी थी 10 लाख रुपए की, 5 साल पहले एक लैंड खरीदी थी ₹10 लाख की, तो वो 10 लाख की रिकॉर्ड होगी बिल्डिंग। तो जितनी भी बैलेंस शीट 1, 2, 3 आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए ही होगी। जबकि आज करंट वैल्यू दे आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, 11th में हमने किया था। तो बेटा समटाइम्स क्या होता है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, देन ही इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, and his share of capital is totally depends on the value of the assets and liabilities of the old partners. But sometimes old partners and new partners they are not agree with the values which are already given in the our balance sheet regarding assets and liabilities. Then in that particular case, when they are not agree with the values which are shown in the balance sheet, then they are to revalued all the assets and liabilities एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम पे सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाएगा जिन जिन पे है उनको, जो एसेट्स और लायबिलिटीज पे उनकी कंसेंट नहीं है। क्योंकि बेटा देखो जो 10 साल पहले लैंड खरीदी थी वो 10 लाख रुपए की थी 5 साल पहले, और सपोज करो कि न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसमें 1/5 शेयर के लिए, तो उस लैंड का 10 लाख का 1/5 होगा 2 लाख रुपए, 2 लाख। लेकिन आज उसकी वैल्यू है 30 लाख रुपीस, तो ओल्ड पार्टनर्स है ना वो कंसेंट नहीं देंगे। ओल्ड पार्टनर कहेंगे नहीं भी 10 लाख नहीं है, करंट वैल्यू 30 लाख है, देन यू हैव टू पे द शेयर इन ₹30 lakh बिकॉज एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ लैंड दैट इज ₹30 lakh, दैट इज नॉट 10 lakh which was in the beginning of the year when we are starting our business। तो 30 लाख में हिस्सा लेंगे। ऐसे ही कुछ एसेट्स और हो सकती हैं, लायबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे फर्नीचर खरीदा था 5 साल पहले 80,000 का, आज उसकी वैल्यू है 60,000, बट न्यू पार्टनर दैट इज नॉट हैविंग दैट ही इज नॉट एग्री विद ₹60,000, वो 60,000 पे एग्री नहीं है, वो सोच रहा है कि इसकी वैल्यू कम है। तो बेटा इफ ऑल द पार्टनर्स रिगार्ड एज न्यू एज वेल एज ओल्ड, इफ दे आर नॉट हैविंग or they are not agree with the valuation of the assets and liabilities which are shown, then they can revalue these assets and liabilities. For that they are to prepare revaluation account। इसके लिए वो revaluation account बनाएंगे बेटा। हमने
हमने बताया कि दिस इज द डेबिट साइड, ये डेबिट साइड होती है किसी भी अकाउंट की, दिस इज द क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट होती है। दिस कॉलम इज फॉर पार्टिकुलर्स, दिस कॉलम इज फॉर अमाउंट, particulars and amount। इस साइड में डेबिट साइड में सारे लॉसेज आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, और इस क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स आएंगे। जैसे मैंने बताया कि असेट्स और लायबिलिटीज वो रिवैल्यूड की जाती है, क्योंकि न्यू पार्टनर जो हिस्सा देगा ना वो टोटल कैपिटल में देगा, और टोटल कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स बैलेंस शीट। ओल्ड पार्टनर्स बैलेंस शीट में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, असेट में से कैपिटल को लायबिलिटीज को घटा देंगे तो टोटल कैपिटल आएगी, उसमें वो हिस्सा लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज होती है उनकी करंट वैल्यूएशन में चेंजेस होता है, तो वो उस चेंज को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, तो अगर असेट्स की वैल्यू घटेगी तो लॉस होगा। ये पुरानों का है, जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूड की जाएंगी, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, तो पुरानों का है। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस होगा, तो पुरानों का है। ऐसे लायबिलिटीज का है, लायबिलिटी अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, वो भी ओल्ड का है, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो प्रॉफिट है, वो भी पुरानों का है। फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए इसमें अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होगा, इस साइड में आएगा बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ये प्रॉफिट है। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो लॉस है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ऐसे ही हम करेंगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो लॉस है, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, और इधर बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। Sorry, increasing the value of liabilities. देखो बेटा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो पुरानों की लायबिलिटी बढ़ गई तो इसका मतलब लॉस है। अगर लायबिलिटी जो थी पुरानों की अगर वो डिक्रीज होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ है ना अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटीज होती है। जैसे हमने बैलेंस शीट को देखा ए और बी की, ओल्ड की, और बैलेंस शीट की हमने असेट्स में देखा, तो असेट्स में सारी असेट्स दे रखी हैं हमारी, करंट, नॉन करंट, एक्सेट्रा, लेकिन एक टाइपराइटर नहीं दे रखा। टाइपराइटर हो सकता है कि पुराने टाइपराइटर थे, या कंप्यूटर हो सकता है कि पुराना कंप्यूटर था, खराब होगा, डैमेज होगा, उसको स्टोर में डाल दिया, तो दैट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट के असेट्स में नहीं है कंप्यूटर, लेकिन जब उन्होंने एडमिट किया पार्टनर को, सी को, नए को, तो उन्होंने देखा कि जो स्टोर में सारा का सारा असेट्स पड़ी हुई उनमें कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर की वैल्यूएशन लगाएगी। यानी कि दैट इज द अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि वो पुरानों की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन जब नए को एडमिट करेंगे तो उसमें उसका हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो स्टोर में है या वैसे जो गुड्स एसेट्स पड़ी हुई है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऐसे लायबिलिटीज होती हैं। जैसे कुछ क्लेम है, पेंडिंग है, कोर्ट में शो नहीं किए हुए हैं, या किसी को पैसा देना है तो लायबिलिटी राइज होगी, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो बेटा इस तरीके से इनको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये हमेशा इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट इंक्रीज होती है तो फायदा है, बाय इंक्रीज इन
the value of unrecorded asset. Unrecorded asset. क्योंकि जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा ना, तो जो स्टोर में भी पड़ा हुआ है जितना, जैसे कंप्यूटर है, टाइपराइटर्स हैं या कुछ और फर्नीचर है, तो उनकी भी वैल्यूएशन है। अगर उनको आज फर्म को क्लोज डाउन करेंगे तो वो भी बिकेंगे। तो जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका भी शेयर होगा, तो उसके लिए ना वो उसकी वैल्यूएशन कर लेगी, तो वो असेट्स इंक्रीज होंगी क्योंकि वो पहले नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, दे आर नॉट शोन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, तो वो इंक्रीज होगा तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, इधर आएगा। ऐसे लाइबिलिटीज होता है, जैसे डैमेजेस क्लेम, पहले क्लेम लाइबिलिटी में नहीं था, लेकिन जब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तब देखा कि एक क्लेम है विच हैव टू बी पेड बाय द फर्म, एक क्लेम है वो जो फर्म को देना पड़ेगा या देना है, तो बेटा दैट इज द क्लेम विच इज कंसर्न्ड विद ओल्ड पार्टनर्स। द न्यू पार्टनर विल give consent that this is your liability and you have paid for this. That should be recorded. That is known as to increase in the value of unrecorded liability. Unrecorded liability. बस बेटा हम ये करेंगे, ये 1 2 3, इधर डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स। ये करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। अगर बैलेंस इधर है, दैट शुड बी नोन एज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर आएगा तो प्रॉफिट है, अगर बैलेंस इधर आएगा दैट इज नोन एज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर्स। ये मैंने मान के चला कि ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ये प्रॉफिट होगा तो पुरानों का है, उनमें बांट देंगे। अगर ये लॉस होगा तो पुरानों का होगा, उनके रेशियो में बांट देंगे। ये भी हमारे ओल्ड पार्टनर है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। या तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर ये ट्रांसफर होगा एज कैपिटल बीज कैपिटल। इधर आएगा बैलेंस तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। या आप इन टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह आप सीधा लिख सकते हो बेटा टू एज कैपिटल अकाउंट। You can directly distribute this to A's capital account and to B's capital. In old partners, capital account in old ratio. या तो ऐसे शो करो, और by A's capital account और by B's capital. तो बेटा ये है, सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, रिजर्व्स को बांटेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। अब पूरा बड़ा क्वेश्चन कराएंगे आपको जो 1 मार्क्स में आता है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।